नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, काफ़ी जो दर्शक हैं हमारे वो कमेंट्स करते रहते हैं या व्हाट्सएप पर, टेलीफोन पर हमसे मैसेज करके, बात करके ये हमें सूचना देते रहते हैं कि सर हमें कई छोटे भूखंडों को जोड़कर एक भूखंड करना है या भूखंडों का अमलगमेशन कराना है, तो इसके क्या नियम हैं। तो दोस्तों, ये जो अमलगमेशन के नियम हैं ये उन्हीं भूखंडों के लिए इस चैप्टर में या इस वीडियो में बात हो रही है जो भूखंड किसी विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड की योजना के अंतर्गत स्थित हैं या प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा विकसित उन कॉलोनियों के हैं जिनके लेआउट्स पहले से स्वीकृत हैं। उन्हीं के बारे में इस वीडियो में बात की जा रही है। अनअप्रूव्ड कॉलोनी या अवैध कॉलोनियों के अमलगमेशन या सब डिवीजन की बात इस वीडियो में नहीं की जा रही है। दोस्तों, बिल्डिंग बायोलॉजी 2025 की बुकलेट हमारे पास है, तो मैं देखता हूं कि इस बुकलेट में अमलगमेशन ऑफ प्लॉट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो बिल्डिंग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है स्टैंडर्ड्स फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसके पॉइंट नंबर 3.1.1.4.2 में अमलगमेशन की बात की गई है उन भूखंडों के लिए जिनके लेआउट स्वीकृत हैं या जो विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं के संबंध में है। तो इसके पॉइंट नंबर 1 पर लिखा हुआ है अमलगमेशन शैल बी परमिसिबल ऑन मिनिमम रोड विड्थ ऑफ 9 मीटर फॉर रेजिडेंशियल एंड 12 मीटर्स फॉर नॉन रेजिडेंशियल। मतलब अगर आपका आवासीय भूखंड है तो न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए, तभी दो भूखंडों या दो से अधिक भूखंडों को अमलगमेट किया जा सकता है या एक साथ मिलाया जा सकता है। और अगर रेजिडेंशियल से अतिरिक्त कोई और भूपयोग है, नॉन रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, तो वहाँ पर रोड की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर होगी, तभी अमलगमेशन की अनुमति मिलेगी। पॉइंट नंबर 2 है अमलगमेशन ऑफ मैक्सिमम 4 प्लॉट शैल बी अलाउड एट वन टाइम। मतलब 4 से अधिक भूखंडों को एक साथ जोड़ के एक बड़ा भूखंड नहीं बनाया जा सकता। 4 से कम किया जा सकता। आप 2 भूखंडों को एक मिलाकर एक भूखंड कर सकते हैं, 3 भूखंडों को मिलाकर एक बड़ा भूखंड कर सकते हैं, 4 भूखंडों को मिलाकर एक बड़ा भूखंड कर सकते हैं, लेकिन 4 से अधिक भूखंडों को एक साथ मिलाने की अनुमति एक बार में आपको नहीं मिलेगी। ये अधिकतम सीमा 4 भूखंडों की ही है अमलगमेशन के लिए। पॉइंट नंबर 3 है ग्राउंड कवरेज FAR एंड सेटबैक ऑफ द अमलगमेटेड प्लॉट शैल बी एप्लीकेबल एज अमलगमेटेड प्लॉट साइज। मतलब जब आप छोटे 2, 3 या 4 भूखंडों को एक साथ जोड़ देते हो तो चारों को जोड़ने के बाद जो बड़ा भूखंड बनेगा उस बड़े भूखंड का जो प्लॉट का एरिया होगा उस प्लॉट के एरिया के हिसाब से जैसा भूपयोग होगा, जिस भूपयोग का आपने अमलगमेशन किया है उस भूपयोग के अनुसार ही आपको ग्राउंड कवरेज मिलेगा, FAR मिलेगा और सेटबैक मिलेगा। और प्लॉट का साइज जितना होगा उतने साइज का जो क्राइटेरिया, जो मानक है, जोड़ने के बाद जो प्लॉट का एरिया, प्लॉट का साइज हो रहा है, बड़े भूखंड के साइज और या एरिया के हिसाब से भी आपको ग्राउंड कवरेज, FAR और सेटबैक अनुमन्न होंगे। मतलब जब भूखंडों को अमलगमेशन नहीं किया गया था तो इंडिविजुअल भूखंड पर ग्राउंड कवरेज ज़्यादा भी हो सकता है, FAR ज़्यादा भी हो सकता है, सेटबैक कम हो सकते हैं। लेकिन जब आपने जोड़ लिया तो बड़ा भूखंड हो गया, तो बड़े भूखंड के सेटबैक भी ज़्यादा होंगे, ग्राउंड कवरेज कम मिलेगा, FAR में भी अंतर हो सकता है। तो जब जोड़ने के बाद जो बड़ा भूखंड होगा उसके अनुसार ही आपको ग्राउंड कवरेज, FAR और सेटबैक मिलेंगे, और जिस भूपयोग का होगा उस भूपयोग के अनुसार जो अनुमान्यता होगी वही आपको मिलेगी, ग्राउंड कवरेज की, FAR की और सेटबैक की, प्लॉट के अमलगमेशन होने के बाद जो साइज आ रहा है उसके अनुसार। पॉइंट नंबर 4 है द यूज ऑफ द अमलगमेटेड प्लॉट इंक्लूडिंग द कैटेगरी ऑब्जेक्ट एक्टिविटी अलाउड ऑन द प्लॉट शैल बी द सेम एज द ओरिजिनल प्लॉट। अर्थात जो भूखंड अमलगमेटेड किए गए हैं या आपस में जोड़े गए हैं, उन भूखंडों का अमलगमेशन करने से पहले जो यूज था, जो कैटेगरी थी या जो एक्टिविटी उस पर अनुमन्य थी, जो क्रिया अनुमन्य थी, वही भूपयोग अमलगमेशन के बाद भी रहेगा, वही एक्टिविटी मिलेगी, वही भूपयोग की अनुमन्यता रहेगी। कोई भी उपयोग या क्रिया का उपयोग अमलगमेशन के बाद बदला नहीं जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है इन प्लॉट्स वेयर कंस्ट्रक्शन हैज बीन डन A revised map shall have to be submitted and charges shall also be applicable। जो revised map है ये अमलगमेशन करने की प्रक्रिया के दौरान ही करना पड़ेगा। अमलगमेशन हो जाएगा उसके बाद आप रिवाइज करा लेंगे, ऐसी अनुमान्यता नहीं है।
अमलगमेशन करेंगे उस प्रक्रिया के दौरान ही आपको रिवाइज मैप भी सबमिट करना पड़ेगा। इसका कारण समझिए कि जब छोटे भूखंड पे मान लीजिए एक पर किसी का नक्शा पास है, पहले से बिल्डिंग बनी हुई है, और अब आप उस एक भूखंड को जिसका पहले से नक्शा पास है, बिल्डिंग बनी है, उसके साथ और भूखंड भी मिलाने जा रहे हैं, तो चूंकि भूखंड का एरिया बड़ा हो जाएगा, सेटबैक बदल जाएंगे, ग्राउंड कवरेज और एफआईआर बदल जाएगी, तो पहले से छोटे भूखंड पर जो स्वीकृतियां प्राप्त हैं उसका ग्राउंड कवरेज, एफआईआर और सेटबैक अलग होंगे, तो वो पुरानी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग तो रह ही नहीं सकती है, चाहे भले ही उसके निर्माण की जो अवधि है वो कितनी भी कम हो, मान लो 1 साल पहले भी बनाया गया है, नक्शा पास करा के बनाया गया है, लेकिन उसकी जो स्वीकृत है वो अब वैलिड नहीं रही, क्योंकि अब वो बड़े भूखंड के साथ जुड़ के एक बड़ा भूखंड का ही हिस्सा हो गया है, तो उसके एफआईआर, सेटबैक और ग्राउंड कवरेज सारे बदल जाएंगे। इसलिए आपको अमलगमेशन कराने की क्रिया के साथ ही रिवाइज मैप भी कराना जरूरी है। अब पुराने पास के अनुसार किया गया कोई भी निर्माण किसी एक पर्टिकुलर भूखंड पर अमल नहीं होगा। बड़े और अमलगमेटेड प्लॉट के एरिया के हिसाब से, उसके उपयोग के हिसाब से, उसकी मानक के अनुसार सेटबैक, एफआईआर और ग्राउंड कवरेज छोड़ते हुए ही आपको रिवाइज मैप अमलगमेशन की प्रक्रिया के समय ही कराना आवश्यक। पॉइंट नंबर 6 है द प्रिस्क्राइब्ड डेवलपमेंट फीस एंड अमलगमेशन चार्जेज एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अमलगमेशन प्लॉट shall be applicable for amalgamation plots, refer appendix 16। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेवलपमेंट फीस उस समय दे है, जो भी लागू है उस समय डेवलपमेंट फीस की दरें या विकास शुल्क की दरें, वो विकास शुल्क भी आपको पूरे अमलगमेटेड प्लॉट के कुल क्षेत्रफल के बराबर आपको जमा करना पड़ेगा। और इसके बाद अमलगमेशन चार्जेस के रूप में पूरे भूखंड का जो सारे भूखंड जोड़ने के बाद अमलगमेटेड प्लॉट का कुल एरिया है, उस पर 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अमलगमेटेड प्लॉट आपको अमलगमेशन चार्जेस भी जमा करना पड़ेगा। इसको अगर चार्जेस को और विस्तार से समझना है तो बिल्डिंग बायोलॉजी में पीछे जो अपेंडिक्स 16 है इसमें एग्जाम्पल के साथ इसको दर्शाया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हम अपेंडिक्स 16 के बारे में संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि इसमें कैसे कैलकुलेशन करना है अमलगमेशन चार्जेस के रूप में। दोस्तों, ये अपेंडिक्स बिल्डिंग बायोलॉजी के इंग्लिश वर्जन में पेज नंबर 237 पर है। केस नंबर 9 के रूप में अमलगमेशन ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफ साइज P 100 स्क्वायर मीटर एंड प्लॉट Q 200 स्क्वायर मीटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें लिखा है अमलगमेटेड प्लॉट एरिया, मतलब दोनों प्लॉट को जोड़ने के बाद जो एरिया है वो 300 स्क्वायर मीटर दिखा है। चार्जेस ड्यूज आर एज फॉलोज। पार्ट ए, अमलगमेशन चार्जेस। अमलगमेशन चार्जेस फॉर रेजिडेंशियल प्लॉट्स लिखा हुआ है अमलगमेटेड प्लॉट एरिया इंटू सर्किल रेट इंटू 1%। मतलब जो सर्किल रेट है उसका 1% अमलगमेशन चार्जेस लगेगा आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए, और जो अमलगमेशन ऑफ नॉन रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, आवासीय से अतिरिक्त अन्य किसी भी भूपयोग के प्लॉट्स हैं, उनको आप अमलगमेट कर रहे हैं, तो अमलगमेशन ऑफ प्लॉट्स का जो टोटल एरिया है उसका सर्किल रेट का 2% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अमलगमेटेड प्लॉट आपको अमलगमेशन का लगेगा नॉन रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए और 1% लगेगा रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए। इसमें फिर उदाहरण भी दिया हुआ है अमलगमेशन चार्जेज P प्लस Q। मतलब P प्लस Q क्या था, जो पहले बोला था कि 100 स्क्वायर मीटर का रेजिडेंशियल प्लॉट और 200 स्क्वायर मीटर का रेजिडेंशियल प्लॉट अगर जोड़ के या अमलगमेट करके आपको इसका अमलगमेशन चार्जेज निकालना है तो टोटल प्लॉट एरिया होगा 300 स्क्वायर मीटर। तो इसमें 300 स्क्वायर मीटर और अगर 38,500 इसका सर्किल रेट है तो 300 में 38,500 का गुणा करके एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया है, और 1% जो भी अमाउंट आ रहा है 1,15,500 इस उदाहरण में दिया गया है वो आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए लगेगा। और अगर यही कॉमर्शियल प्लॉट होता या अदर देन रेजिडेंशियल होता तो 1% की जगह ये 2% हो जाता। हालांकि इस एग्जाम्पल में अदर देन रेजिडेंशियल का कॉस्ट निकाल के नहीं बताया है, लेकिन अमलगमेशन ऑफ नॉन रेजिडेंशियल का जहाँ उल्लेख किया गया है वहाँ पर आपको सर्किल रेट का 2% देना है। तो इसी उदाहरण में अगर हम नॉन रेजिडेंशियल प्लॉट को अमलगमेट करेंगे तो इसका 2% हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा नॉन रेजिडेंशियल के लिए। अब इसका पार्ट भी है डेवलपमेंट चार्ज। इसमें लिखा हुआ है डेवलपमेंट चार्जेज एज प्रिस्क्राइब्ड इन डेवलपमेंट चार्जेज रूल्स 2014। 2014 में विकास शुल्क की दरें निर्धारित करने वाला एक शासनादेश है, रूल है। उस रूल के अनुसार जो भी
डेवलपमेंट चार्जेज निर्धारित हो रहे होंगे, तत्समय जब आप अमलगमेशन कराने जा रहे हैं वो आपको टोटल अमलगमेटेड टोटल प्लॉट एरिया पर आपको डेवलपमेंट चार्ज भी जमा कराने पड़ेंगे और अमलगमेशन चार्ज भी जमा कराने पड़ेंगे। इसके बाद जब आप नक्शा पास कराएंगे तो नक्शा पास कराते समय जो शुल्क लगते हैं वो शुल्क भी आपको बिल्डिंग प्लान पास कराते समय देने पड़ेंगे, तभी आपका नक्शा पास होगा। इस बात को इसी में नीचे नोट में लिखा हुआ है, इन ऑल द अबव केस एग्जाम्पल्स एनी अदर एप्लीकेबल फीस ऑब्लिक चार्जेज वेयर एप्लीकेबल शैल बी लेवीड इन एडिशन टू दोज इलस्ट्रेटेड। मतलब यहाँ उदाहरण में जो दिखाया गया है उसके अलावा अन्य जो देय शुल्क हैं वो भी शुल्क लगेंगे। जब आप बिल्डिंग प्लान या भवन का नक्शा पास कराने जाएंगे तो वो अन्य जो देय शुल्क है तत्समय वो भी निर्धारित दरों से लिए जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।